सोचने वाली बात है, भारत के इतने बड़े मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आखिर हुआ क्या? एक ऐसा दौर जिसे आप जानते हैं अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इसी दौर ने भारत की संस्कृति और धर्म को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है शुंग वंश की, एक नए तरह के पुनर्जागरण के संरक्षकों की। शुंगों को समझने के लिए ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक साम्राज्य पैदा कैसे होता है? कभी कभी किसी दूसरे की राख से। और यही जवाब शुंग वंश की ड्रामेटिक और हिंसक शुरुआत को समझने की चाबी है। देखिए, शुंग वंश का जन्म किसी समझौते या संधि से नहीं हुआ। ये पैदा हुआ था एक धोखे से, एक विश्वासघात से, और इसी एक धोखे ने एक हिंसा से भरे युग की शुरुआत की। तो सवाल उठता है, आखिर ये शुंग थे कौन? ये वो डायनेस्टी थी जो मौर्य साम्राज्य के टूटते हुए ढांचे के बीच से निकली। सोचकर देखिए, लगभग 185 बीसीई से 73 बीसीई तक, यानी एक सदी से भी ज्यादा इन्होंने उत्तर भारत पर राज किया। और इनके शासन की शुरुआत वो कैसे हुई? सोचिए, किसी शानदार राज्याभिषेक से नहीं, बल्कि एक खून से। एक मिलिट्री परेड चल रही है और उसके बीच में ही मौर्य सम्राट बृहद्रथ को उनके अपने ही जनरल पुष्यमित्र शुंग मार देते हैं। ये कोई शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण नहीं था, ये एक क्रूर सीधा साधा तख्ता पलट था। तो कौन था ये इंसान जिसने खुद राजा बनने के लिए अपने ही राजा को धोखा दे दिया? चलिए अब डिटेल में जानते हैं इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के दौर को। पुष्यमित्र शुंग, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस डायनेस्टी के पीछे की असली पावर थे। वो सिर्फ संस्थापक ही नहीं थे, बल्कि इसकी ताकत और इसकी स्थिरता के कह सकते हैं आर्किटेक्ट थे। पुष्यमित्र का सफर आसान बिल्कुल नहीं था, काफी उतार चढ़ाव थे। 185 बीसीई में उस हत्या के फौरन बाद उन्हें अपने नए नए साम्राज्य को यूनानी आक्रमणों से बचाना पड़ा, और उन्होंने उन्हें सफलतापूर्वक रोक भी दिया। फिर अपने शासन के बीच में अपनी पावर को सबके सामने साबित करने के लिए 2 बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए, और फाइनली 149 बीसीई में उनका शासन खत्म हो गया। लेकिन पुष्यमित्र का शासन सिर्फ एक मिलिट्री टेकओवर से कहीं बढ़कर था। ये तो एक वैचारिक क्रांति थी। देखिए, जहां मौर्यों ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, वहीं शुंग वंश ने राजकीय संरक्षण को ब्राह्मण धर्म की तरफ मोड़ दिया। ये भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और ये नंबर 2, ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। अब ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं था, ये एक पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। समझ लीजिए जैसे सबसे ऊंची चोटी पर झंडा लहरा दिया हो, पूरे देश में ऐलान कर दिया कि अब उनकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। पर शुंग युग को सिर्फ जंग और राजनीति से ही नहीं जाना जाता। इन सब के पीछे सिंहासन और युद्ध के मैदानों के साये में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी हो रहा था। एक ऐसा पुनर्जागरण जिसने कला, साहित्य और एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जो आज तक जिंदा है। पुष्यमित्र के बेटे थे अग्निमित्र। वो सिर्फ एक राजा ही नहीं थे, बल्कि उन्हें एक अलग ही पहचान मिली। वो कालिदास के सबसे प्रसिद्ध संस्कृत नाटकों में से एक मालविकाग्निमित्रम के हीरो थे। जरा सोचिए, एक असली ऐतिहासिक व्यक्ति एक नाटक का हीरो बन जाए और इस तरह हमेशा के लिए अमर हो जाए। शुंगों का सांस्कृतिक योगदान काफी बड़ा था। उदाहरण के लिए भरहुत और सांची के जो महान स्तूप हैं, उनका विकास। मूर्ति कला में मानव आकृतियों को एक केंद्रीय भूमिका मिलनी शुरू हुई। इसके अलावा वैदिक अनुष्ठानों और संस्कृत साहित्य में एक नई जान फूंकी गई। ये सब उन्हीं के समय में हुआ। कला इतिहासकारों के लिए शुंग कला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। यह मौर्य और कुषाण कलाकाल के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम करती है। इसने भारतीय कला के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन जैसे हर बड़े साम्राज्य की कहानी होती है, शुंग वंश भी हमेशा के लिए नहीं रह सका। जो दरारें इसकी नींव में ही थी ना, आखिरकार वही इसके गिरने का कारण बनी। तो ये साम्राज्य गिरा कैसे? देखिए, इसके 3 सिंपल स्टेप्स थे जो एक के बाद एक हुए। पहला, पुष्यमित्र के बाद आने वाले राजा कमजोर थे। इससे क्या हुआ? राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। और फिर इसी अस्थिरता ने एक आखिरी घातक हत्या के लिए आसान रास्ता बना दिया, जिसने इस राजवंश को ही खत्म कर दिया। और विश्वासघात का ये आखिरी अध्याय लिखा आखिरी शुंग राजा देवभूति के अपने ही मंत्री ने, वासुदेव कण्व ने अपने राजा को मार डाला और अपनी खुद की डायनेस्टी
कण्व वंश शुरू कर दी। कितनी विडंबनापूर्ण बात है ना, जहां से शुरू किया था इतिहास घूमकर वहीं आ गया। और इस तरह पूरे 112 साल राज करने के बाद शुंग वंश 73 बीसीई में खत्म हो गया। और ये सब हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा राजवंश जो धोखे से पैदा हुआ, क्या उसकी किस्मत में ही धोखे से खत्म होना लिखा था? एक ऐसा ख्याल है जिस पर सोचना बनता है।